मार्गदर्शन करते हैं। धामी DSCB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूज्य संत जयराम जी का भी संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। हमारी सनातन संस्कृति व हमारे साधु संत सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। संत केवल कार्य से ही नहीं, अपने आचरण से भी, अपने त्याग से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से समाज को शिक्षा और दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि संतों का जीवन ही परोपकार को समर्पित होता है। स्वयं दूसरों का दुख लेकर समाज को सुख प्रदान करना इस संतों ने अपना धर्म अपनाया। आदि गुरु श्री जयराम जी महाराज से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी का पूरा जीवन लोक कल्याण और समाज के लिए समर्पित रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सुनियोजित तरीके से कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार डरी हुई है। यात्रा को रोकने की साजिश के तहत कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। तौर पर एक ही केस नहीं, ऐसे अनेकों केस हैं और भी हम लेके आएंगे। भिख्या सेन का भी एक केस है, इसी तरीके का एक केस है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की मदद करती है। कई लाख का वो लोन था जिसमें केवल 1 या सवा लाख रुपया जमा किया गया। उससे बाद 10 साल से उसमें पैसा नहीं डाला जा रहा था। उनको सरकार लगातार बचा रही थी। और जो ये फैसला हुआ है, जो आप कह रहे हो कार्रवाई हो रही, ये कोर्ट के आदेश पे हो रही है और कोर्ट को इसमें आना पड़ा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जो बहुत ही दुखद है। रुड़की का 1 वर्ष पूर्व बना दिल्ली हरिद्वार हाईवे खतरों का हाईवे बना हुआ है। 2 दिन पहले हाईवे स्थित पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और संबंधित ठेकेदार द्वारा आनन फानन में उसकी लीपापोती कर बंद कर उसे हिस्से की मरम्मत कर दी गई। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर 1 वर्ष में ही करोड़ों की लागत से बने इस पुल की स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? करोड़ों की लागत से तैयार किए गए रुड़की बाईपास का उद्घाटन हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग निर्माण कंपनी पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर इस हाईवे पर किसी बड़े हादसे के इंतजार में विभाग अपने हाथ में हाथ बांधकर बैठा रहेगा। थोड़ा दिक्कत आ गई इस पुल में, थोड़ा बैठ गया ये, तो इस पे कार्रवाई चल रही है काम करने के लिए। अच्छा, तो किसी को चोट वेट किसी को नहीं आई, ये कंट्रोल होगा, पकड़ लिया इसको एकदम। क्या तो कारण मानते हैं? अच्छा, क्या कारण है ये ऐसा हुआ एकदम? अभी साल 1.5 साल माल जो इसमें मेरे हिसाब से तो कम लगा हुआ है हिसाब से। क्या सामग्री? हाँ, घटिया है बस। 1 साल 20 साल 50 साल चलते हैं पुल। बिल्कुल सही है। अगले जो कि 150 साल चल रहे पुल, कम इसमें माल सही नहीं लगा हुआ, कम लगा हुआ माल, वहाँ घटिया भी लगा हुआ है। टूट गया जी, ऐसे ही मामला हुआ। अभी थोड़े दिन तो इसको बने को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1.5 साल हुआ। हाँ, और अभी सही हो गया। अभी ये दिक्कत आ गई इसमें। मंगलोर से हरिद्वार जाने वाला बाईपास 1 ही साल में धाराशायी होता नज़र आ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सोलानी नदी का पुल है और इससे जो है हज़ारों की तादाद में प्रतिदिन यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है। वहीं अगर बात की जाए सोलानी नदी के ऊपर ये बना और ब्रिज है, और एक अगर बात की जाए तो पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। 1 साल का वक्फा इसका नहीं गुजरा। तो यहाँ पर हालांकि आनन फानन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर या अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो यहाँ पर इसे जो है सही करने में लगे हुए हैं। मशीनें यहाँ पर लगा दी गई हैं, तमाम सामग्री यहाँ पर बुला ली गई है। पर सवाल ये उठता है कि 1 ही साल में ये पुल धाराशायी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल जो है जो कंपनी है हिमालयन कंपनी, उस पर यहाँ पर खड़ा होता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार और प्रशासन किस तरह का इस मामले में संज्ञान लेता है। अरशद हुसैन, जन टीवी।
लगातार पुलों की अप्रोच रोड टूटने से पुलों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। एक के बाद एक करके लगातार पुलों की अप्रोच रोड टूटने का सिलसिला जारी है। अब धन्याड़ी और भोपाल पानी को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच में 13 दिसंबर की रात दरार आ गई थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह करीब 9 बजे अप्रोच रोड टूट गई। ये वही पुल है जिसके निर्माण के बाद ही अप्रोच सड़क धंस गई थी, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर ही तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब एक बार फिर से पुल की अप्रोच टूटने से पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं धन्याड़ी और भोपाल पानी को जोड़ने वाला जो पुल सोंग नदी पुल पर पुल बना हुआ है, उस पर इस पुल में 2018 में जब से निर्माण हुआ था तब से ही इसकी अप्रोच रोड में जो है खामियां देखी जा रही थी और अचानक इस पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा टूटकर गिर चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी इस अप्रोच रोड के हिस्से के टूटने के कारण किन अधिकारियों पर गाज गिरती है और इसकी कार्यदायी संस्था पर कब कार्रवाई होती है। पुल की अप्रोच रोड टूटने से फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा आवागमन जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है पुल के ऊपर और नीचे उपमार्ग के द्वारा आवागमन को सुचारू किया गया है। डोईवाला से धनियाड़ी गांव से जन टीवी के लिए आशीष यादव। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर करोड़ों की लागत से बनाए गए पुल का एक हिस्सा टूट गया। थानो रोड पर बना ये पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त था। उसका एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिस कारण से दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत हादसे वाली जगह पहुंचकर सारी जानकारी एकत्रित की। बतौर मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि उत्तराखंड में आए दिन लगातार पुल गिरते जा रहे हैं, जिससे इस सरकार की नाकामयाबी साफ झलकती दिखाई दे रही है। जॉलीग्रांट जाने के लिए वो एक जो है कनेक्टिंग रोड है जो जोड़ती है देहरादून को एयरपोर्ट और ऋषिकेश के क्षेत्र के साथ और डोईवाला के साथ। तो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता जो नमूना है वो आपके सामने है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के दौरान इसको बनाया गया था और उस समय से ही लगातार साल भर के अंदर से इसमें कहीं ना कहीं ये क्षतिग्रस्त होने लगा था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी माइनिंग को नहीं रोक रही। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो माइनिंग के ऊपर जो है खनन के ऊपर जो खनन का जो व्यापार है उसको रोक नहीं रहे और लोग जो है मर्जी से खनन कर रहे हैं जहां उनकी मर्जी आ रही है। इसी प्रकार से एक पुल आपने देखा होगा कि रानी पोखरी के क्षेत्र में गिरा था पिछले वर्ष बरसात में। वो भी इसलिए गिरा था क्योंकि जब आप नदियां नीचे से खोखली कर देंगे तो जो पिलर्स नदियों पे। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में अपने हक हकूक बचाने के लेकर हर्षिल घाटी के ग्रामीणों ने आर्मी जिला स्तर पर हर्षिल घाटी में आर्मी को सैन्य अभ्यास के लिए करीब 477 एकड़ वन भूमि देने की तैयारी चल रही थी। इससे ग्रामीण आशंका जता रहे थे कि उनके हक प्रभावित हो जाएंगे, ग्रामीण अपनी भूमि पर मकान तक नहीं बना पाएंगे। इन्हीं आशंकाओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग और वन विभाग जल्द ग्रामीणों की समस्या को लेकर वार्ता करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई आज सेना के जो है अधिकारियों से और प्रशासन के एसडीएम साहब के सामने भी और फॉरेस्ट के जो तमाम सारे विभाग के थे। ये बात हुई है कि हमें जो उनके पीछे जो है हमारे जो हक बून की वो है जो बिंदु हैं जो ऐसे जो हमारे पुराने जो ऐतिहासिक रास्ते हैं पौराणिक रास्ते हैं और पनगट और हमारे जो तमाम जो पुरानी चीज़ें जो हमको जो हक बून हमारा जो छीना न जाए और आर्मी से जो है हमें जो है यहाँ के मेडिकल और स्कूल और स्पोर्ट्स को देखते हुए ये तमाम जो है पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए सब बरकरार है। आज हमारी 8 गांव की बैठक थी सेना के साथ, एसडीएम साहब के साथ और वन विभाग के साथ। बैठक इस बारे में थी जो वन विभाग ने जो ज़मीनें सेना को दी है उसके बारे में चर्चा हुई थी और हमने अपने हक के बारे में सेना के अधिकारी से बात की और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दी है कि वो हमारे हक हकूक पर किसी प्रकार का बाधा नहीं डालेंगे। निश्चित तौर पर सरकार ने जमीन तो दे दी है फौज को और हम चाहते हैं कि फौज यहाँ आए और हमारा विकास भी हो साथ में, लेकिन हमारे जो हक हकूक हैं, हमारे जो जल जंगल है, जमीन है,
हमारे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई और एसडीएम साहब ने और सीओ ने ये सब बातें रखी और कहा कि हम इन चीज़ों को आपस में बैठ के तय करेंगे कि कल के दिन जब फौज यहाँ पर आती है तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि पलायन हटना नहीं चाहिए, लोग वहीं रहने चाहिए। ऐसी भी स्थिति ऐसी ना हो कि हम लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर पलायन हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है। तो फौज को साथ साथ हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं जो है वो फौज पूरा ध्यान दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली करवाने के निर्देश आते ही एक बार फिर से मलीन बस्ती और बन भूलपुरा के निवासियों की नींद उड़ गई है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्ले में खंडपीठ के हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर याचिका पर 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया है। जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ ताड़ के अपने कहीं ले लेंगे। हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में। हाँ 60 साल को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में हम। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? फिर क्या अब क्या बात क्यों हो रहा है, क्यों करवाना है हमारे संग? नहीं कोई राजनीति की भेड़ तो नहीं? अब ये पता नहीं भाई साहब, राजनीति भेड़ चल रहा है या क्या चल रहा है। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच कपकपाती ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाके में घना कोहरा बढ़ा हुआ है, जबकि पहाड़ में सर्द हवाएं चलने से घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। नए साल पर बारिश और बर्फबारी भी आसार है। पर्यटकों का उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहेगा। लक्सर में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया गया। घने कोहरे के चलते वाहनों की गति पर रोक लगाई गई है। वाहनों के चलाने के लिए वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। वाहन चालकों और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी में जगह जगह लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर विधानसभा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में खेल के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कोरोना के बाद होने जा रहे खेल महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने पर चर्चा हुई। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक आहूत की गई है। और चूँकि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि खेल महाकुंभ कोरोना के पीरियड में हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे खेल वगैरह सब बंद हो गए थे। 2019-20 के बाद में जो है खेल महाकुंभ प्रारंभ नहीं हो पाया और 19-20 के बाद में आज 2022 में हमने पुनः इसकी शुरुआत कर दी है। और जो 19-20 में जितने प्रतिभागी थे लगभग 2,25,000, आज वो संख्या जो है 2022 में खेल महाकुंभ राज्य स्तर पर पहुंचने तक में 4 लाख के करीब जो है ये संख्या पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया।
खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदयेश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए। की जो फाइल्स है वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार जबरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। और अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि सुबह से ही ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है, और गोला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है वहाँ जो है 30 रुपये 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियाँ नहीं निकाली हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी को 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई एवीबीपी के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पेश किया गया है, जबकि शाम 3 बजे तक विभिन्न पदों पर प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन करा चुके थे। आपको बता दें कि इस बार 6117 छात्राएं और 5149 छात्र सहित कुल 11266 छात्र अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई से सूरज भट्ट, एवीपी 1000 के कौशल बिखानी, वहीं निर्दलीय के रूप में रश्मि और राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में, हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है, हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है, लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें 2 फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है, और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही 2 फाड़ इसी चक्कर से हुए हैं और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है। उनके लिए यह है कि जो है वो आपके रेगुलर छात्र होने चाहिए, उनके पास जो है विधिवत जो है उनकी फीस की रसीद होनी चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास। तो ये दोनों चीज़ों को लेके आएंगे तभी उनको जो है। और इसी